साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन की पूर्वालोकन की सीरीज है, उस सीरीज के तहत हम लोग जो है भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन की पूर्वालोकन को कवर कर रहे हैं। और इसी के तहत आज के वीडियो में हम लोग जिन सेक्शन को देखेंगे उसको हम लोग थोड़ा देख लें। तो इसमें हम लोग टॉपिक नंबर आपका 12, टॉपिक नंबर 11 और 11 है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। और टॉपिक नंबर 12 है नागरिकता, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग जो है इस वीडियो के तहत देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके घटाचक्र का जो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है उस पर जा करके आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के तहत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है कि संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं आपको। पहला है कि भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना हुआ है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, भारत राज्यों का संघ है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भी कथन सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सत्य है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। व्याख्या थोड़ी देखें। देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, तो पहला कथन सही हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के तहत या उसके अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य निर्धारित किया गया है। साथ ही भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रकार दूसरा कथन भी सही हो गया। आगे चलते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है। तो भारत और इंडिया दो नामों से, भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत, ये किया गया है। तो दो नाम भारत और इंडिया से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1(1) के तहत उल्लेख किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ अर्थात यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। अगला है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। नया राज्य बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 3 के तहत है, अनुच्छेद 3 के तहत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन करने का अधिकार या शक्ति भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई राज्य अपना नाम बदलना चाहता है तो वो एक प्रस्ताव लाता है, उस प्रस्ताव को उसे केंद्र सरकार के पास भेजना पड़ेगा, तो संसद ही उस नाम को बदलने का अप्रूवल देगी। ठीक है, तो अधिकार किसके पास है, वो आपका संसद के पास है। अगला है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें, तो संसद में निहित है अनुच्छेद 3 के तहत। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। संसद ही इसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो ये अधिकार केवल संसद को है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। दूसरा, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा, बिल्कुल, क्योंकि पहली अनुसूची में बताना पड़ेगा ना कि जो भारत है उसके तहत कौन कौन से राज्य हैं या संसदीय प्रदेश हैं या क्षेत्र हैं।
चौथी अनुसूची में भी संशोधन का प्रावधान होगा। तो पहला दूसरा दोनों सही है। तीसरा सी ऑप्शन, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये जो परिवर्तन होंगे वो संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो राज्यों से इस पर विचार लिया जाता है। देखिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि है तो अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। उसके लिए संसद को किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। जब विशेष बहुमत की बात आएगी तब वो संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 368 के तहत के प्रावधानों के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तथा संविधान के अनुच्छेद 4.2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। आगे चलते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कैसे? संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, भारत संघ नहीं है। कथन क्या दिया गया? भारत संघ नहीं है। तो देखिए, भारत क्या है? यूनियन तो है ही है, तो इसलिए आपका क्या है? पहला कथन जो है गलत हो गया। दूसरा कारण क्या दिया? किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बिल्कुल, ये शक्ति जो है किसी राज्य के क्षेत्र सीमा था उसकी नाम जो है बदलने की जो शक्ति है वो संघीय संसद, जो केंद्र स्तर पर जो संसद है उसके पास पूरा अधिकार है। परंतु इसके लिए प्रस्ताव जो है, इसके लिए सुझाव जो है राज्य से मांगे जाते हैं, उनके पास ये प्रस्ताव भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कारण जो है सही है और कथन जो है वो गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है। ठीक है, अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है, अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। अगला है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। किसके? तो राज्य के सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु एक बार उनका विचार जो है वो लिया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण का प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है कि अभिकथन है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर एक विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। सही है। कारण, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। परंतु ये जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों अपनी जगह पे सही है, परंतु कारण सही नहीं है। तो मतलब कारण जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सत्य हैं, किंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है तथा इस अनुच्छेद के परंतु के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमा या नाम को परिवर्तित करता है तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हालांकि इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में भी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? देखिए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा करके, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा करके, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। देखिए, डी वाला सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्य का निर्माण करने तथा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा गया? डी में एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। नहीं, राज्य को यह अधिकार नहीं है, केवल केंद्र सरकार को ही यह अधिकार है या संसद को अधिकार है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो इसके द्वारा नए राज्यों का गठन संभव है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन संभव है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संभव है, परंतु नए राज्यों का प्रवेश जो है वो संघ में वो संभव अनुच्छेद 3 के तहत नहीं है। ये संभव किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। तो नए राज्यों का प्रवेश जो है वो अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पर आपके पास कितने कथन है? 3 कथन है, बताने हैं सही कौन से हैं। तो देखिए, पहला है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल कथन सही है। दूसरा, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधाओं को वरीयता दी थी। ये कथन भी सही है। तीसरा, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तीन के तीनों कथन यहाँ पर क्या हैं? वो सत्य हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ। राज्य जो है वो समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। यदि समझौता हुआ होता तब तो अलग होने का अधिकार होता, यहाँ किसी समझौते के तहत नहीं शामिल किए गए। ठीक है। एसके धर आयोग जो कि 1948 का था, इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, जिसे जेवीपी कमेटी कहते हैं, ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। अगला है यहाँ पे भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यह कथन आपका सत्य है। दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अव्यक्त स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अव्यक्त स्वतंत्रता मिलेगी, यह कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, दूसरा वाला गलत है। देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्य या राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायपालन, न्यायालय अवमान, मानहान या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। इस तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी क्या है? ये आपका अनुच्छेद 19(1) का के तहत जो आपको व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त है, उसके तहत जो उस पर निर्बंधन लगाए गए उसके तहत ये अपराध हो जाएगा। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य, 14 राज्य और 6 संघ राज्य जो है बनाए गए। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियम 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों को स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था। कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को, 1953 में। अगला है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो वर्तमान में देखें तो 28 राज्य और आपके 8 संघीय प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो हाल में जो परिवर्तन हुआ उसकी बात करें तो देखिए, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य तथा 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। पुनः जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य 9 संघ शासित प्रदेश हो गए।
तत्पश्चात दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात उसको एक कर दिया गया के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद राज्यों की संख्या हो गई कितनी? तो उस समय तो 29 हो गई थी, परंतु वर्तमान में 28 है। ठीक है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 8 हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, पुडुचेरी ये संघ शासित प्रदेश हैं, परंतु गोवा संघ शासित प्रदेश नहीं है, यह राज्य है। ठीक है। देखिए, पहले शुरुआत में गोवा संघ शासित प्रदेश था, परंतु बाद में राज्य बना दिया गया। दिल्ली क्या है? दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ये 69वें 69th संविधान संशोधन के माध्यम से 69th या 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 काका के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा दिया गया। अगला है, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उसके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। केंद्र शासित प्रदेश और जिस वर्ष वो बना। देखिए, लक्षद्वीप जो है आपका, लक्षद्वीप कब बनता है? 1956 में, 4 से मिला दीजिए। दमन और दीव जो है ये 1962 में, 3 से मिला दीजिए। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ 1966 में बनता है, 2 से मिला दीजिए। और दादरा और नगर हवेली 1961 में, 1 से मिला दीजिए। तो आपका 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या पढ़ें। तो 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन के तहत लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे लक्काद्वीप था। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम दिया गया। दिसंबर 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली आधिपत्य से भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया तथा मार्च 1962 में संसद द्वारा अधिनियमित 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा गोवा, दमन और दीव को भूतलक्षी प्रभाव से 20 सितंबर 1961 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और वर्ष 1987 में गोवा के राज्य बनने के साथ दमन और दीव पृथक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा 11 अगस्त 1961 से दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का एकीकरण कर दिया गया, एक साथ मिला दिया गया। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की सख्त के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखें, 240 एक का के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए है, सही है। 240 एक खा के तहत लक्षद्वीप के बारे में है। 240 एक गा के तहत दमन दीव है। 240 एक घा के तहत पुडुचेरी नहीं है। 240 घा के तहत क्या है? ये आपका दमन और दीव है। ठीक है, दमन और दीव है। और 240 वन गा के तहत आपका दादरा नगर हवेली है। 240 अंगा के तहत पुडुचेरी है। यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की सख्त के अनुसार राष्ट्रपति 240 एक का के तहत अंडमान निकोबार द्वीप, 240 एक खा के तहत लक्षद्वीप, 240 एक गा के तहत दादरा नगर हवेली, 240 एक घा के तहत दमन दीव, 240 एक अंगा के तहत पुडुचेरी, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनिमय बना सकेगा। प्रश्नगत विकल्प में डी में अनुच्छेद 240 एक घा पुडुचेरी के लिए है, तो ये गलत है। वर्तमान में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया अधिनियम 2019 के द्वारा। तो अब ये जो पूरा है आपका दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव, ये अनुच्छेद 240 वन गा के तहत आ गया है, तो इसलिए सी वाला आपका विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, जबकि 240 वन घा को विलोपित कर दिया गया है, मतलब अब ये जो घा वाला है जहाँ पे दमन दीव लिखा गया, ये विलोपित हो गया है। अब 240 वन घा नहीं है, दमन दीव जो है दादरा नगर हवेली के साथ 240 वन गा में शामिल हो गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? देखिए, चार विकल्प हैं।
गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सही है। दीव खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है, सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, नहीं, ये फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के तहत नहीं थे, पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के तहत थे। यहाँ पे डी वाला गलत है। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया। अगला है सिक्किम एक नया राज्य बना किस संशोधन के द्वारा? तो ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, संविधान के 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 371 एफ के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष बंद किए गए। अगला है, निम्नलिखित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? दो कथन है, तीन कथन है। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया, सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, ये भी सही। तीन के तीनों कथन यहाँ पर क्या हैं? वो सही है, डी ऑप्शन। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। अगला है, सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया किसके द्वारा? तो ये 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये संयुक्त एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु पूर्ण रूप से राज्य जो है 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया और ये 22वां राज्य बना, 22वां राज्य बना भारत का। ठीक है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? पूर्ण राज्य की जब बात करेंगे तो 1975 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, और 35वां जो आता है 1974 में आता है। अगला है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर आपका 53वां मिजोरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, 53वें संविधान संशोधन के माध्यम से। देखिए, 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा अनुच्छेद 371 जी के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था, जबकि सिक्किम 22वां राज्य बना था। इससे पहले बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है किसके द्वारा? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके नहीं, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके नहीं, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। इसके लिए अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 राज्य हैं, इनके गठन के अनुसार इन्हें हमें कालानुक्रम में लगाना है। तो गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। इसमें सबसे पहले आपका हरियाणा बनता है। हरियाणा कब बनता है? यहाँ पे देखिए, 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के बाद आपका क्या बनता है? गोवा आपका बनता है कब? 30 मई 1987 को। तो 66 में हरियाणा, 87 में गोवा। फिर इसके बाद आपका झारखंड बनता है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को तीसरे पे आ जाएगा। सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना बनता है, तो 2 आ जाएगा। तो आपका 4, 1, 3, 2 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका क्या बनेगा? सिक्किम बनेगा 1975 में। ठीक है, सिक्किम बना। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ आएगा और फिर आपका सन 2000 में झारखंड बनता है। तो आपका 4, 2, 1, 3 हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या देख लें। देखिए, यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर को होता है, 1 नवंबर को होता है, और झारखंड गठन 15 नवंबर 2000 को होता है। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से कुछ क्षेत्र को काट करके 1 नवंबर 2000 को बनाया जाता है, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो सन 2000 में 3 नए राज्य बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक, अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनता है, सिक्किम 1975 में बनता है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम में कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नागालैंड आएगा। नागालैंड देखिए आपका कब का है? नागालैंड
1963 का है, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966 में है, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो इस प्रकार से नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आता है? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब होती है? तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर वर्ष 2000 में। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 15 नवंबर वर्ष 2000 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब छोटे से बड़े, मतलब जिस क्रम में वो गठित हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। नागालैंड का गठन होता है 1963 में, नागालैंड 1963 में है, तो 3 आ जाएगा पहले, फिर हरियाणा 1966 में है, 1 आ जाएगा, फिर आपका इसके बाद मेघालय आएगा, मेघालय 1972 का है, मेघालय 1972 का 4, सिक्किम 1975 का, तो 2 हो जाएगा, 3142 सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यहाँ पे 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन जो होता है 1956 में होता है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश बन जाएगा 1। इसके बाद आपका आता है हरियाणा 1966 में, हरियाणा 1966 में आता है। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कब बनता है? 1971 में, यहाँ पे दिया गया है 1971 में। तो आंध्र प्रदेश हो गया, फिर हरियाणा हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया 1971 में, फिर आपका सिक्किम 1975 में, 4 हो जाएगा, तो 1324 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों के निर्माण की सही आरोही क्रम क्या है? तो देखिए, नागालैंड आपका कब बनता है? नागालैंड हमने यहाँ बात की थी, नागालैंड 1963 में बनता है, नागालैंड 1963 में। इसके बाद मेघालय, मेघालय कब का है? 1963 में नागालैंड है, और मेघालय देखिए 1972, 71 में हिमाचल प्रदेश है। मेघालय आपका 1972, सिक्किम 1975 में, सिक्किम जो है 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ठीक है, तो नागालैंड 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। तो ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो 3 राज्य दिए गए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हरियाणा आता है 1966 में, नहीं सॉरी 1966 में, 1966 में आप यहाँ पे देखें हरियाणा है। ठीक, 1966 में हरियाणा है। महाराष्ट्र कब है? 1960 का। एक सेकेंड, क्रम क्या होगा आपका? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, नहीं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, मतलब जो सबसे लास्ट में, मतलब सबसे आखिरी में बना और जो सबसे पहले बना, तो सबसे आखिरी वाले चलेंगे। तो इसमें देखिए 1966 में हरियाणा है। महाराष्ट्र जो है आपका, महाराष्ट्र यहाँ पर देखेंगे तो महाराष्ट्र आपका 1960 में, 1960 में, राजस्थान 1956 में। ठीक है, तो सबसे आखिरी में कौन बनता है? इसमें हरियाणा बनेगा 66 में, हरियाणा 66 में है, महाराष्ट्र 60 में है, और राजस्थान 56 में। राजस्थान कब का है? 56 में है। ठीक, और आंध्रा कब का? 1953, 1953 का है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। आगे चलते हैं। राज्य और उसके अस्तित्व में आने के वर्ष को यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, नागालैंड का गठन कब होता है? यहाँ पर हमने देखा था नागालैंड का जो गठन है वो 1963। ठीक है, तो यहाँ विकल्प 1963 है ही नहीं, नज़दीकी क्या है? 1962 है आपका। झारखंड आपका वर्ष 2000 है, तेलंगाना 2014 है, तेलंगाना 2014 है, और सिक्किम जो है 1975 3। तो 2143 नज़दीकी जो है आपका बी ऑप्शन होगा, परंतु सटीक नहीं, क्योंकि नागालैंड 1963 में, ना कि 1962 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? तो देखिए इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनने की जो है, देखिए पश्चिम बंगाल जो है प्रोविंस कब रहता है? 15 अगस्त 1947। ये स्टेट कब बनता है? 26 जनवरी 1950 में। असम 15 अगस्त 1947 को, और स्टेट कब बनता है? 26 जनवरी 1950 को ही। पंजाब भी जो है 26 जनवरी 1950 को स्टेट बन जाता है। हिमाचल प्रदेश जो है ये आपका 15 अप्रैल 1948 को प्रोविंस था, परंतु 25 जनवरी 1971 को ये राज्य बनता है। तो इस हिसाब से आपका हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है। पहला, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। नहीं, यह कथन गलत है। पहला कथन गलत है, क्यों? क्योंकि मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया, ठीक है, ना कि तमिलनाडु। दूसरा, गोवा को दमन एवं दीव से अलग कर दिया गया। सही है। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया और राज्य बना दिया गया, तो बी वाला सही है। सी वाला देखें, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। सही है। देखिए, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। और डी वाला ऑप्शन देखें, हिमाचल प्रदेश पहले संसदीय प्रदेश की सूची में था, ये भी सही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के तहत हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को जो है राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से पहला कथन छोड़कर बाकी तीनों कथन सही हैं। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था पहले। आगे चलते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। कब की थी? 1953 में की गई थी। इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी थी। ठीक है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे। 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिकर थे। अगला है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे, 2 अन्य सदस्य के एम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। तो 2 3 4 आपका यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें आपके सर तेज बहादुर सप्रू नहीं शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उसमें निम्न से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें फजल अली, के एम पनिकर, एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू ये शामिल थे, परंतु इसमें पट्टाभ सिद्धारमैया शामिल नहीं थे। ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर एक प्रश्न था, ये भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए, जो अधिनियम आता है 1956, तो इस हिसाब से देखेंगे तो 1956 बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में सही माना जा सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में हुए? तो ये आपका होता है 1956 में। 1956 में होता है, 1956 में। परंतु जो पहला राज्य आंध्र प्रदेश से जीत हुआ था वो 1953 में, 1953 में से जीत हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में किया गया, और जो पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश वो 1953 में ही बन गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश का 1953 में, 1953 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो ये आंध्र प्रदेश था 1953, 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चुनाव करिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, जस्टिस फजल अली, के एम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। सही है। दूसरा, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। नहीं, गलत है। तीसरा, संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तहत संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तहत 6 केंद्रशासित प्रदेश या क्षेत्र बनाए गए। ये सही है। तो पहला और तीसरा कथन आपका सही है, दूसरा गलत है। देखिए, 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ठीक, इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1956 में 14 राज्य तहत 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। जस्टिस फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे। के एम पनिकर और एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। अगला है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? तो आप यहाँ पे देखें, 4 विकल्प, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला। तो आंध्र प्रदेश का भी बदल गया है। थोड़ा स्टार लगा, इसको व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला था, परंतु अब क्या है, जब आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, 10 वर्षों से अनावधिक अवधि तक हैदराबाद को आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बना दिया गया।
परंतु वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी सही नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में। ठीक, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी पहले मद्रास थी, उसका नाम चेन्नई हो गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी, उसका नाम कोलकाता हो गया। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी, उसका नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है या है। दो कथन है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। सही है, किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दी। दो के दोनों कथन सही हैं। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में श्री विजय राघवाचार्यर की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभ सिद्धारमैया की 3 सदस्यीय JVP समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये भी सही है। अब हम लोग जो है नागरिकता से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो चलिए इससे पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है। देखिए, भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। दूसरा, नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान किस भाग में है? तो भाग 2 में है। अगला है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता संबंधित 5 से 11 तक? 5 से 11। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। भारत नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? पहला, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं। राज्य की एकल नागरिकता नहीं, राज्य की एकल नागरिकता नहीं होती, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होती है। यहाँ पर सी वाला गलत है। डी, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, ये गलत है। अगला है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए, जन्म के द्वारा हो सकती है, देशीकरण के द्वारा हो सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा हो सकती है, परंतु भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो डी वाला। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित होता है द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म के द्वारा। दूसरा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा। तीसरा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा। चौथा, देशीकरण के द्वारा। और पांचवा, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन के द्वारा। तो 5 तरीकों से आप प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। 7वां प्रश्न है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या होगा? भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देगा तो नागरिकता चली जाएगी। पहला सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी उसकी नागरिकता जाएगी, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, बिल्कुल नहीं, इससे नहीं नागरिकता जाएगी। सरकार की आलोचना करता है तो भी नागरिकता नहीं जाएगी। तो पहला और दूसरे के द्वारा ही नागरिकता आपकी जाएगी, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप किन दशाओं में होता है? 2 दशाओं में। पहला, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दिशा में, मतलब कोई अपनी नागरिकता परित्याग कर दे, त्याग दे कि हम भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना इन 3 में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, सही है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता नहीं, बाद में नागरिकता कोई प्राप्त कर लेता है तो वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जैसे अमेरिका में जन्म से जो नागरिक है वही राष्ट्राध्यक्ष वहाँ का बन सकता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता था। विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है।
ईवश्य की भांति मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 एक का के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु उसे जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया हो, यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्ह नहीं है? देखिए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, ये बिल्कुल है, अहर्ह है। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ये भी अहर्ह है, मतलब ये पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकती हैं। वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं, ये अहर्ह नहीं है, इनके पास अहर्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। डी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक हो वो अहर्ह है, किंतु जिसके पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के पश्चात भारत के लागू होने के समय भारतीय नागरिक तो वो अहर्ह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 अंतर्विष्ट किए गए। ये कथन सही है। दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एकहरी नहीं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है। तीसरा, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 में नागालैंड के बारे में 371 में है, असम के बारे में 371 मणिपुर 371 आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371 सिक्किम 371 मिजोरम 371 अरुणाचल प्रदेश 371 गोवा 371 राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। देखिए, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि 2 तंत्र संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है जबकि भारत में दोहरी है। वह व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक, अगला है, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, डी ऑप्शन। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये है आपका संसद ही इसके लिए अहर्ह है। ठीक है, यह सक्षम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। अगला है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष बिताने होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, तो इन विकल्पों में कोई भी शामिल नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। यदि अपरोक्ष रूप से देखेंगे तो यहाँ पर केंद्रीय सरकार को मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय सरकार के पास ही संसद में बहुमत होता है। अगला है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो ये जो है 11 दिसंबर 2019 को, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019, बी ऑप्शन।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यहाँ पे देख लीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक समूह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता की पात्रता प्रदान करता है। इस प्रकार से यहाँ पे ई वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन दो टॉपिक के तहत जो भी प्रश्न आए उसको देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मूल अधिकार संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।